हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप विनायक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्टली आस्क जावा स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चन। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये हमने एक फ्रेंड से कलेक्ट किया है जिन्होंने रिसेंटली एक जावा इंटरव्यू अटेंड किया है। तो आप अगर जावा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक मिड लेवल या सीनियर डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कवर करते हैं कोर जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज और डिजाइन पैटर्न एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट डिटेल्स आंसर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। First question is like, what is the difference between string, string builder and string buffer? तो इसका जो simple answer है, string is immutable. Every modification create a new object, making it less memory efficient for frequent changes. Second is like string builder, mutable and non-thread safe, preferred for single-threaded environment due to better performance. Third is like string buffer, mutable and thread safe, synchronization ensure it suitability for multi-threaded programs but make it slower than string builder. तो इसका मतलब ये हुआ कि string immutable है और हर मॉडिफिकेशन के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाता है जो मेमोरी इंटेंसिव हो सकता है। स्ट्रिंग बिल्डर सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए फास्ट है और स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ होने के कारण मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझे तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, सेकंड मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन किया है और थर्ड में एक स्ट्रिंग बफर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो वहां पे अगर हम लोग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करना चाहते हैं, तो ये एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और उसमें कुछ नया अपेंड करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। और थर्ड में हमने जो डिफाइन किया है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, वहां पे अगर एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ कुछ नया डाटा अगर हम लोग ऐड करना चाहेंगे यूजिंग अपेंड मेथड, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो मॉडिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? फाइनल इज ए कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर कांस्टेंट्स, प्रिवेंट्स मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस ऑफ ए class. Second is like finally is a block used with try catch to ensure cleanup action such as closing resource are always executed. Third is like finalize. So finalize is a method called by the garbage collector before an object is destroyed, not guaranteed to executed and rarely used in मॉडर्न एप्लीकेशन। तो इसको अगर हम लोग समझे तो फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट बनाता है, ये इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग को रोकता है। फाइनली ब्लॉक क्लीनअप के लिए यूज होता है और फाइनलाइज गार्बेज कलेक्टर से पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझे तो अगर हम लोग फाइनल को कीवर्ड को देखें तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और वो वेरिएबल के पहले हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड ऐड किया है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसमें एक वैल्यू 10 असाइन किया हुआ है और उसको हमने डिफाइन किया है फाइनल कीवर्ड से। मतलब ये हमारा एक फाइनल कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है। सेकेंड इज लाइक फाइनली। सो फाइनली यूजुअली हमारा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक लिखा और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे फाइनली को यूज किया। अगर आप लोग ट्राई और कैच के साथ भी फाइनली को यूज कर सकते हैं। फाइनली अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, तो ट्राई और कैच में कुछ भी सिनेरियो हो जाए, हमारा फाइनली का जो ब्लॉक का कोड है वो कंपल्सरी एग्जीक्यूट होगा। थर्ड इज लाइक फाइनलाइज, जो कि गार्बेज कलेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। Next, move to the third question. Third question is like, what is the different way to create a REST API in Spring Boot?
So first is like using REST controller simplifies API creation. Second is like using request mapping maps request to specific methods. Third is like using get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping and so on. Shortcut annotations for HTTP method. So इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम लोग समझें तो क्लास लेवल पे हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग जो होता है ये पाथ को डिफाइन करने के लिए होता है और रेस्ट कंट्रोलर जो होता है ये डिफाइन करता है, ये दैट पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करता है कि यहाँ पे हम लोग HTTP ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेथड लेवल एनोटेशन हम लोग यूज करते हैं वो है HTTP मेथड लेवल एनोटेशन। हम कुछ भी यूज करते हैं जैसे कि पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, तो उसको यूज करके हम लोग उस स्पेसिफिक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको जो उसके हिसाब से हम लोग एनोटेशन वहाँ HTTP एनोटेशन वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ डू यू सिक्योर योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस का सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे 4 मेजर पॉइंट आता है। सो द फर्स्ट वन इज लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट इज लाइक JWT फॉर स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन। थर्ड इज लाइक Auth2 फॉर थर्ड पार्टी लॉगिंग ऑथराइजेशन। फोर्थ इज लाइक कस्टम फिल्टर, इम्प्लीमेंट कस्टम लॉजिक फॉर एडवांस सिक्योरिटी नीडेड। सो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी और JWT जैसे टूल का यूज होता है। कस्टम फिल्टर और Auth2 भी ऑथेंटिकेशन के लिए पॉपुलर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Hibernate. What are the difference between save and persist method in Hibernate? So let's first discuss the save method. Save return the generated identifier immediately and can be used outside of the transition. Persist method is like does not return an identifier and must be used within the transition. So इसका मतलब है कि सेव मेथड आइडेंटिफायर रिटर्न करता है और ट्रांजैक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। परसिस्ट ट्रांजैक्शन के अंदर काम करता है और आइडेंटिफायर रिटर्न नहीं करता है। तो इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो यहाँ पे हम लोग पहले सेशन को डिफाइन किए हैं और वहाँ पे हम लोग यूज किए हैं सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन को यहाँ पे डिफाइन किए हैं और यहाँ पे जो प्री डिफाइंड मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग बिगिन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि सेशन के अंदर से हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद हमने एम्प्लॉय में सेट नेम करके वहाँ पे एक नेम सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेशन डॉट सैप मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हम लोग डॉट सेव मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये हमको एक आइडेंटिफायर रिटर्न करेगा और सेकेंड प्लेस पे हम लोग सेशन डॉट परसिस्ट करके वहां पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम लोग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई आइडेंटिफायर रिटर्न में नहीं मिलेगा। लास्ट स्टेप इज लाइक ट्रांजेक्शन हम लोग कमिट कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड NoSQL databases? So SQL relational databases with structure schema, example MySQL and PostgreSQL. NoSQL databases are like no relational schema-less database, example MongoDB and Cassandra. When to use SQL? Structured data, strict consistency and complex joins. That particular place we can use SQL database. Whereas we can use non-SQL database where large-scale distributed data, high scalability and flexibility. तो अगर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो जो फर्स्ट में हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ये SQL क्वेरी है और SQL क्वेरी हम लोग SQL में यहाँ पे डिफाइन किए हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे ये टेबल के अंदर से हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय के नाम जिनका एज 30 प्लस है। वैसे ही सेम हम लोग अगर लाइक NoSQL डेटाबेस में वो परफॉर्म करें तो यहाँ पे NoSQL डेटाबेस जैसे MongoDB और Cassandra हम अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट हम लोग वहाँ पे देंगे, जो क्वेरी हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे वो जावास्क्रिप्ट में होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने SQL डेटाबेस के लिए SQL क्वेरी डिफाइन किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, like the same for NoSQL database we need to define that particular query is like db.employees.find age gt
30, GT मीन्स ग्रेटर देन 30। सो ये भी हमको सेम ही रिजल्ट देगा, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है, फर्स्ट वन इज लाइक एसक्यूएल एंड सेकेंड वन इज लाइक नॉन एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन माइक्रो सर्विसेज से है। सो व्हाट इज एपीआई गेटवे एंड व्हाई इज इट used in microservices? So an API gateway act as an entry point for client request in a microservice architecture. It handle routing, security and load balancing, and these advantages are like simplifies client communication, centralized security, rate limiting and request filtering. So mostly used tool nowadays is like Spring Cloud Gateway. तो इसका मतलब API गेटवे क्लाइंट और माइक्रो सर्विसेज के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ये राउटिंग और सिक्योरिटी को मैनेज करता है। Let's move to the next question. Next question is also from microservices only. So the question is, what is a circuit breaker in microservices? So a circuit breaker prevents cascading failure in distributed system by monitoring. तो इसका मतलब है कि सर्किट ब्रेकर कैस्केडिंग फेलियर को रोकता है और फॉलबैक रिस्पांस प्रोवाइड करता है अगर कोई सर्विस फेल हो जाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम लोग समझे तो अगर हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगे जो कि इंटरडिपेंडेंट होंगे और उनका इंट्रा कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जो कि हम लोग यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी एक रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे की थ्रू से आ रहा है और वो आरएनडी सर्वर पे पहुँच रहा है, वहाँ उसके बाद वो एक माइक्रो सर्विसेज को हिट कर रहा है। उस माइक्रो सर्विसेज का जो इंटरडिपेंडेंट माइक्रो सर्विस है उसमें वो कॉल करेगा, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो उसी बीच में अगर एक माइक्रो सर्विस किसी वजह से डाउन हो जाता है तो वहां पे हम लोग एक सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो अगर हमारा रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के पास जा रहा है और वो माइक्रो सर्विसेज हमारा डाउन है तो वहां पे वो कुछ रेट लिमिट हम लोग सेट करते हैं, उतना टाइम तक वो वहां पे हिट करेगा। अगर वहां से हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, वो एक फॉलबैक मेथड हमने डिफाइन किया होगा जहां पे एक प्रॉपर मैसेज हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे या फिर कुछ लॉजिक ऐड कर रहे हैं जो कि वो जो डाउन माइक्रो सर्विसेज होगा और उसके बिहाफ में हम लोग कुछ ऑपरेशन या कुछ भी परफॉर्म करेंगे, वो हमको रिस्पॉन्स में जो माइक्रो सर्विस कॉल किया होगा उसके पास वो रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा। तो उसके लिए सर्किट ब्रेकर का यूज होता है। और यहाँ पे जो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है आप ऐसे सर्किट ब्रेकर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक एनोटेशन हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है सर्किट ब्रेकर। वहां पे जो पैरामीटर हम लोग देते हैं सर्विस नेम और फॉलबैक मेथड। सो यहाँ से ये इसको ट्रैक करेगा और फॉलबैक मेथड में ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजाइन पैटर्न। सो द क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट आर डिजाइन पैटर्न एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? सो डिजाइन पैटर्न आर reusable solution to common problems in software design. They represent best practices learned from experience and help improve code reusability, scalability and maintainability. So अगर हम लोग डिजाइन पैटर्न की बात करें तो डिजाइन पैटर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये रीयूजेबल और मेंटेनेबल कोड बनाने में हेल्प करता है। इसमें जो टाइप्स होते हैं वो है, so there are three type of design pattern. One is like creational, another one is structural and behavioral. So in creational design pattern, it is deal with the object creation, and the most used creational design pattern are like singleton and factory methods. Second is like structural design pattern, deal with object composition, and the most used structural design pattern is like adapter design pattern and composite design pattern. Third is like behavioral design pattern, which is deal with communication between objects, and the mostly used behavioral design pattern is like observer and strategy design pattern. Next question is like, explain the singleton design pattern. The singleton pattern ensure a class has only one instance and provide a global access point to it. It's commonly used in login, caching, database connection management. And the key characteristics are like private constructor to prevent instantiation, a static method to provide the single instant, a static variable to hold the
इंस्टेंस। सो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक ही इंस्टेंस इंश्योर करता है जो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ये लॉगिंग, डेटाबेस कनेक्शन मैनेजमेंट जैसे केसेस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यूज करके डिफाइन किया है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका रिफ्लेक्ट आप यहाँ इस कोड बेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ए सिंपल कोडिंग चैलेंज। सो द क्वेश्चन इज लाइक राइट ए कोड टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। सो हमको जो स्ट्रिंग मिला है SWISS, सो फ्रॉम this particular string we need to find the first non repeating character। तो इसके कोड का अगर हम लोग समझे तो इस कोड में हम पहली बार जो कैरेक्टर रिपीट नहीं होता है उसको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे किया मैप का यूज करके हर कैरेक्टर का काउंट चेक करते हैं और पहले यूनिक कैरेक्टर को रिटर्न कर देते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल को ट्राई करके भी इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके डिटेल आंसर जो आपके अगले टेक्निकल राउंड के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी और इससे आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन सबसे चैलेंजिंग था, या अगर आपके पास और क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे जरूर लिखें। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अगर किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने डेवलपर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।